50 साल की हुक्मरानी का नतीजा नाकामी और अफरातफरी। जरा सोचिए इस बात पर, एक ऐसा अजीम हुक्मरान जिसने तख्त तक पहुंचने के लिए ऐसी लामिसाल तैयारी की जो शायद ही किसी ने की हो, लेकिन आखिर में अपनी ही बनाई अजीम सल्तनत के जवाल का सबब बन गया। ये वाकई एक हैरानकुन तजाद या पैराडॉक्स है। तो आज के इस तज्जिये में हम मुगल शहंशाह औरंगजेब की जिंदगी के इसी अजीब तजाद को समझने की कोशिश करेंगे। हम जादूनाथ सरकार की मारूफ तारीखी दस्तावेजात और फतावा ए आलमगीरी के रिकॉर्ड्स को बेस बनाकर इनके अजीम अरूज और जवाल की गहराई में जाएंगे। इस 50 साला दौर और इस भरी तारीखी मवाद को आसानी से समझने के लिए हम इस सफ़र को इन 5 अहम हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं: ताकत का तजाद, शुजात और इब्तिदाई कारनामे, फतावा आलमगीरी का कानून, ताज के पीछे का इंसान और आखिर में सल्तनत का दर्दनाक जवाल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ताकत का तजाद। एक तरफ अजीम सल्तनत और दूसरी तरफ इंतहाई सादगी। अगर देखा जाए तो अंदाजा होता है कि औरंगजेब ने प्री ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी वाहिद सल्तनत तश्कील दी थी। गजनी से लेकर चटगांव तक का फैला हुआ रकबा, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरा अजीम रकबा छोटे सूबेदार राजाओं के बजाय बरेरास शाही मुलाजमीन के जरिए चलाया जाता था। एक वाकई वसी और अजीम सियासी निज़ाम था ये। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। इतनी बड़ी सल्तनत का अकेले इख्तियार रखने के बावजूद उनकी ज़ाती ज़िंदगी बिल्कुल सादा और किसी दरवेश जैसी थी। तारीखी हवाले बताते हैं कि वो बदउनवानी या सुस्ती जैसी चीज़ों से बिल्कुल पाक थे। जंगी मुहिमात में उन्होंने किसी आम सिपाही की तरह खामोशी से भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। एक शहंशाह, मगर आदत और अतवार बिल्कुल एक किसान या आम सिपाही जैसे। है ना हैरत की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। उनकी शुजात, इब्तिदाई कारनामे और तख्त के लिए वो संगीन तैयारी। इनकी जिंदगी शुरू से ही आजमाइशों का सिलसिला रही। 1618 में दोहाद में पैदाइश, फिर 1635 में बुंदेला की जंग और 1636 में महज 18 साल की उम्र में दक्कन का पहला विसरॉय बन जाना। तख्त पर बैठने से पहले पूरे 40 साल तक इंतहाई सख्त तरबियत और जंगी तजुर्बात हासिल किए गए थे। इन्हीं तजुर्बात ने इस किरदार को इस कदर मजबूत बनाया। इन्हीं तजुर्बात में एक वाक़या नहायत ही हैरानकुन है। 1633 का, जब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, सुधाकर नाम का एक बेकाबू जंगी हाथी सीधा उनकी तरफ लपका। घोड़ा जमीन पर गिर गया, मगर इस नौजवान शहजादे ने घबराकर भागने के बजाय क्या किया, जमीन पर धंसकर तलवार निकाल ली और इस भड़कते हुए जानवर का सामना किया। और इस वाक़ये के बाद जब उनके वालिद शाहजहां ने इस खतरनाक हरकत पर टोका तो उनका जवाब वाकई सुनने वाला है। उन्होंने कहा, अगर ये लड़ाई मेरे लिए मौत पर खत्म होती तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं थी। मौत तो शहंशाहों पर भी आती है और ये कोई बेइज्जती की बात नहीं। इस एक जवाब ने साबित कर दिया था कि खौफ नाम की चीज उनके करीब से भी नहीं गुजरी थी। चलिए अब तीसरे हिस्से का रुख करते हैं, फतवाए आलमगीरी का निज़ाम और एक अजीम कानूनी सल्तनत की तश्कील। इस कानूनी कोड को बनाने का पैमाना सोच से भी ज्यादा वसी था। जनूबी एशिया, इराक और हिजाज से कानूनी फ़िक़्ह के 500 माहिरीन और इस्लामी स्कॉलर्स को एक जगह जमा किया गया। इन सब की बरसों की मेहनत का नतीजा था एक अजीम शरिया कानून जो पूरी 30 जिल्दों पर मुश्तमिल था। इसने उस वक्त के पूरे निज़ाम इंसाफ को नए सिरे से तरतीब दे दिया था। लेकिन यहाँ ये पॉइंट नोट करना ज़रूरी है कि ये निज़ाम सबके लिए एक जैसा नहीं था। इस कानून ने सोसाइटी की दर्जाबंदी को काफ़ी सख्त कर दिया था। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि एक ही जुर्म के लिए जहाँ आला तबके या नोबल्स को कैद और जिस्मानी सज़ा से बिल्कुल इस्तिस्ना हासिल था, वहीं दरमियाने तबके को कैद तो किया जाता था लेकिन जिस्मानी सज़ा नहीं थी। और सबसे निचले तबके के आम लोगों पर गिरफ्तारी, जिल्लत और जिस्मानी सज़ाओं का निज़ाम पूरी सख्ती से लागू होता था। ये एक निहायत वाज़े और बड़ा फ़र्क था। इस कानून की एक और अहम बात ये थी कि इसने जहां जुडिशरी को इख्तियारात दिए, वहीं आखिरी ताकत को वापस शहंशाह की मुट्ठी में बंद कर दिया। फतवा आलमगीरी ने शहंशाह को ये ताकत बख्शी कि वो ऐसे फरमान्स जारी कर सकता था जो आम इस्लामी माहिरीन के फतवों पर भी बरतरी रखते थे। यानी आसान अल्फाज में कानून का आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ तख्त का ही होता था। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, ताज के पीछे छुपा आम इंसान, उनकी खानदानी और बिल्कुल निजी जिंदगी। इन सख्त कवानीन और तख्त के पीछे आखिर असल इंसान था कैसा, ये जानना वाकई निहायत दिलचस्प है। उनकी घरेलू जिंदगी मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाली शख्सियात पर मुश्तमिल थी, जिनमें 4 अहम बीवियां थीं।
ان میں سب سے مخصوص نام ادی پوری محل کا ہے، جو دراصل ایک جارجن غلامہ تھی۔ یہ گھریلو انتخاب ان کے عام عوامی تصور سے بالکل مختلف اور نیا پہلو دکھاتے ہیں۔ اور اس انسانی نرم پہلو کا سب سے خوبصورت واقعہ ہیرا بائی کا ہے۔ زینابادی باغ میں قدم قدم چلتے ہوئے اس کنیز نے جب درخت سے آم توڑنے کے لیے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو بس اس کی اس معصومیت نے اس مضبوط شہنشاہ کے دل میں طوفان مچا دیا۔ یہ تاریخ کا وہ واحد موقع تھا جب ایک انتہائی سخت شہنشاہ کو کسی سے اس قدر شدت اور بے لوث محبت ہوئی۔ اور یہ محبت اس قدر گہری تھی کہ جب ایک دن ہیرا بائی نے صرف آزمائش کے لیے اورنگزیب کو شراب کا پیالہ پیش کیا تو یہ نہایت پرہیزگار اور مذہبی حکمران اسے پینے کے لیے بالکل تیار ہو گیا، لیکن ہیرا بائی نے عین وقت پر پیالہ ان کے ہونٹوں سے چھین لیا تاکہ وہ انہیں گناہ سے بچا لیں۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس فقیرانہ عادت والے مضبوط کردار کے اندر بھی ایک عام جذباتی انسان کی نرمی چھپی تھی۔ اور آخر میں 5واں حصہ، سلطنت کا دردناک زوال۔ اس طویل جدوجہد کا کیا انجام ہوا؟ ایک طرف اس حکمران کی زندگی کی سب سے عظیم کامیابی ہے، اتنی وسیع سلطنت، لیکن دوسری طرف ایک بہت تلخ حقیقت سامنے آتی ہے، ایک بالکل خالی اور دیوالیہ خزانہ، برباد ہوتا ہوا انتظامی ڈھانچہ اور گرتی ہوئی حکومتی داغ۔ پورے 50 سال کی عظیم جدوجہد کا آخری نتیجہ افسوس کہ صرف افراتفری تھا۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی اتنی محنت سے یہ ایمپائر کھڑا کرنے میں لگائی، اسی نے اپنی زندگی کے آخری 26 سال جنوبی ہندوستان میں انہی عام خیموں میں بھٹکتے ہوئے گزار دیے۔ یہ دکن کی مسلسل ایسی لڑائی تھی جس نے نہ صرف سپاہیوں کی جانیں لی بلکہ اس عظیم مغل خزانے کو پوری طرح نچوڑ دیا، اور آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس عظیم اور طاقتور حکمران کی یہ ناکامی تاریخی قسمت کا کوئی عجیب مذاق اور دکھ بھرا اتفاق تھا، یا پھر یہ ان کے اپنے ہی بنائے گئے اس بے لچک، انتہائی سخت انتظامی نظام کا وہ لازمی نتیجہ تھا جسے آنا ہی تھا؟ تاریخ اپنے حقائق پیش کرتی ہے، مگر اس عظیم تضاد کا آخری فیصلہ شاید ہمیشہ ایک سوالیہ نشان ہی رہے گا۔